नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 1 से 4 ये क्या है, तो ये भारतीय संविधान का भाग 1 है और इसमें कहा गया है कि जो भारत है ये राज्यों का संघ है और भारत की सीमा वगैरह आदि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है। और यदि हम बात करें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, तो ये जो है ये भारतीय संविधान का भाग 3 है और इसमें जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और यदि हम बात करें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक की, तो ये भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, तो ये भारतीय संविधान का चौथा भाग है। ठीक है, ये चौथा भाग है और इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो ये सारी बातें, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये अपने कास्टिंग वोट, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं जब वोट बराबर बराबर के नाते टाई हो गए हों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 100 का 1। ठीक है। और ये अनुच्छेद है, इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करता है जब किसी विषय में हुए मतदान बराबर हो गए हों। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 101 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, जो राज्यों के राज्यपाल हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 155 में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको एक और अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके साथ ही एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये भी कहाँ कहा गया है, तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, इन 4 में से मैं यदि आपको बता दूं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, इनको राज्यपाल पदच्युत नहीं कर सकता। बाकी जो राज्य वित्त आयोग के सदस्य हैं इनको राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। जो एडवोकेट जनरल हैं इनको पदच्युत कर सकता है। जो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जो यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं, इनको भी राज्यपाल पदच्युत कर सकता है। देखिए दोस्तों, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन अनुच्छेद 317, अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 317 के अनुसार जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको केवल राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन इनको पदच्युत करने का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 317 में किया गया है। इनको केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है ये संसद के द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 138 के 2 में किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध होता ही है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं होता। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है
ये संविधान के भाग 3 में किया गया है, ठीक है। और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया। तो देखिए दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको होता है, तो संसद को होता है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 368 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को षोडश समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारी डिटेल हम जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में षोडश समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन 1976 करके एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग, तो भाग 4 का, ठीक है। और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का, ठीक है। और ये जोड़ के नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य समावेश किए गए थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अब ये 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, जो 11 मूल कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। जिसमें वर्णन किया गया कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया। तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 10, कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक अनुच्छेद है, ठीक है। सबसे पहले आंसर जान लो कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है वो निकाय कौन सा है, तो वो निकाय है संसद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनुच्छेद भी आपको यहाँ से याद रखना है, अनुच्छेद 11। और अनुच्छेद 11 में स्पष्ट दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 जो है इसमें कहा गया कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंध करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 3 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग है, और यह है कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा संविधान है इसमें केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग है, और ये प्रयोग जो है ये अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में क्या लिखा गया है हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा वर्णित की गई है अनुच्छेद 352 में, जो कि राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसमें तो कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना दे दे। तो देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हो गया ना, ठीक है। और पूरे संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इसलिए मैंने डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन से आंसर निकालिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो दोस्तों, पहले वोट करने की एज कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। फिर क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ
1989 में, ठीक है। और इसमें जो है वयस्क मताधिकारी यानी कि वोट करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये संविधान संशोधन हमें याद रखना है और ये कब हुआ ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वयस्क मताधिकार है इसकी आयु किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, तो अनुच्छेद 326 में इसकी आयु वर्णित की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है ये की गई है अनुच्छेद 29 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो महाधिवक्ता हैं इनके संबंध में आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 165, ठीक है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद एवं दायित्वों का वर्णन किया गया है। और जो महाधिवक्ता है ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो कि राज्य सरकार को विधिक परामर्श प्रदान करता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं उसी प्रकार राज्यों में कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर महान्यायवादी की बात हुई है तो इनके संबंध में भी एक अनुच्छेद पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। ये अनुच्छेद दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखो दोस्तों, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19(1) के का में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रध्वज फहराना जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो देखिए दोस्तों, जो न्यायपालिका है ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है अनुच्छेद 32 के तहत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक फैक्ट पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है, ठीक है। डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय कहा है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 32 है, जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी के माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तब वह व्यक्ति उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। किसकी शरण ले सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और दोस्तों, एक और अनुच्छेद आपको याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। दोनों आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 32 में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है इसको डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो भारत की आकस्मिक निधि है ये स्थापित की गई थी वर्ष 1950 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना 1950 में की गई थी और ये जो निधि है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी हैं ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसकी ट्रिक है थोड़ी सी फनी है, इसको गलत वे में ना लें आप। देखिए दोस्तों, जब कोई बंदा किसी बंदी को आई लव यू बोलता है तो इसकी कोडिंग 143 होती है, ठीक है, 143 होती है। और जब कोई बंदा किसी बंदी को आई लव यू बोल रहा है तो वो क्या कह रहा है, उसकी सलाह तो लेना चाह रहा है, उस पर जबरदस्ती अपना प्यार तो थोप नहीं रहा, बोल रहा है आई लव यू, मैं तो करता हूँ तुम करती हूँ क्या, ठीक है। तो उससे क्या ले रहा है, सलाह ले रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति जी हैं ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ये कोड और डिकोड आई लव यू की लैंग्वेज होती है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत इसको कभी ना कभी यूज किया होगा, देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन ये किया गया है अनुच्छेद 52 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 53 की तो इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में कहा गया है, इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 61 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कहने के लिए इस वीडियो में आपके लिए 40 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन कम से कम हम 70 अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 331 है, इसके तहत राष्ट्रपति के पास लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता था। मैंने क्या कहा है, होता था, लेकिन ये जो मनोनयन की प्रक्रिया है इसको अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये जो है ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 48A में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो अनुच्छेद 48A है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लाकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है, इनको जो है कैग कहा जाता है, इनकी नियुक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के फर्स्ट कैग कौन बनाए गए थे? तो वी नरहरि राव, ठीक है, वी नरहरि राव जो हैं ये इंडिया के फर्स्ट कैग बनाए गए थे और जो कैग की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के कैग कौन है और कौन से नंबर के कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख जो है ये किया गया है अनुच्छेद 169 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम सभी अनुच्छेद जान लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 168 में जो है कहा गया है कि राज्यों के लिए विधानमंडल होगी, ठीक है, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 168 में। और जो अनुच्छेद 169 है इसमें जो है राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 170 है इसमें राज्यों की विधानसभा की रचना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 256 के द्वारा केंद्र सरकार जो है ये राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका आंसर लगाएं कमेंट करके, फिर मैं आंसर बताऊंगा।
तो चलिए लगा लिया ना। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग है यह एक गैर संवैधानिक संस्थान है। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक संस्थान है। चलिए नीति आयोग के बारे में हम सारी डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नीति आयोग है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और जो नीति आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब ये है कि इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो नीति आयोग है इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। और जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो नीति आयोग के संबंध में ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये किया गया है अनुच्छेद 315 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी अपराध में अभियुक्त यानी कि क्रिमिनल को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्रिमिनल को पकड़ लो और उसको दे ठुकाई करो कि स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देना है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 20(3) में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 253 है, जो अनुच्छेद 253 है ये संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 51 है, जो अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विदेश नीति से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 51 का है इसमें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 24 है, जो अनुच्छेद 24 है ये बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार यानी कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्यस्थलों में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो दोस्तों, संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। कितनी बार? कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद 85 यह उपबंध करता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो देखो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9, और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक, ठीक है, यहाँ तक जो है पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं उनकी संख्या है 131। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लोकसभा में जो है 84 सीटें एससी के लिए हैं और 47 सीटें जो हैं एसटी के लिए हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं, तो टोटल 131 सीटें हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, और एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं ये आपको याद रखना है, और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अभी एनटीपीसी के जो एग्जाम हो रहे हैं यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही अनुच्छेद 48। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 48 है इसके अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा एवं गायों, बछड़ों तथा अन्य पशुओं के वध का प्रतिशत करने के लिए प्रयास करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 48 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। ठीक है, ये आपको बताना है। और अंग्रेजी में अनुवाद किया जिसने भी किया उसका नाम आपको लिखना है और किस नाम से किया, ठीक है, वो आपको बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट और नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं वहाँ पर जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी टॉपिक पर हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को विजिट करके, प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कहीं से भी आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।